गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भगवती शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसी प्रकार से अपन के शिक्षण कौशल चल रहे हैं। शिक्षण कौशल में अपने प्रस्तावना, पुनर्वलन, उद्दीपन और अपने कौन सा कौशल अपने पढ़ चुके हैं। और इसी के साथ में आज हम पढ़ेंगे स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, यानी व्याख्या करने का कौशल, यानी व्याख्यान कौशल अपन इसको बोल सकते हैं, या व्याख्या करने का कौशल। तो इसको बात शॉर्ट में कहते हैं व्याख्यान कौशल ही कहते हैं इसको, या व्याख्या करने का कौशल। तो ये कौशल है, इसी में ये है कि होता क्या है, यानी व्याख्यान कौशल होता क्या है, व्याख्या करने का कौशल किसे कहते हैं। कि इसमें यह है कि पाठ में जब एक शिक्षक के द्वारा पाठ में आई घटनाएं या कोई समस्या या फिर कोई कई चीज होती है, तो मतलब होती है, तो घटना हो या फिर व्याख्या कौशल हो या फिर उसमें कुछ भी हो, मतलब कोई कथन हो, तो उसके अनुसार या कठिन शब्द हो, क्रियाएं हो, परिणाम हो, ये सारी चीज हो, तो एक शिक्षक उन कठिनाइयों को, उन सब चीजों को दूर करता है। यानी कोई कथन लिख दिया और कथन लिखने के बाद उसकी उसको समझाया नहीं, तो वो व्याख्यान नहीं होता। उस कथन को समझाना ही व्याख्यान कौशल होता है। उसमें आई हुई सारी चीजों का वो करना है, यानी अपन समझ सकते हैं व्याख्यान कौशल होता क्या है, इसमें क्या किया जाता है। पाठ में आए कठिन भाव, जो पाठ में आते हैं ना, कठिन कई शब्दार्थ वगैरह होते हैं ऐसे जो समझ में नहीं आते, ठीक है। कठिन शब्द, कठिन भावों, कठिन शब्द, काफी ऐसी चीजें बच्चों को समझ में नहीं आती, उनको किस प्रकार से समझाया जाए। तो समझाने का जो तरीका होता है वही व्याख्यान कौशल होता है, कि किस प्रकार से समझा सकते हैं घटनाओं, क्रियाओं, परिणामों आदि का। तो इस प्रकार हुआ पाठ में कठिन भावों, कठिन शब्दों, घटनाओं, क्रियाओं, परिणाम आदि को जिस कौशल से स्पष्ट किया जाता है, आदि को जिस कौशल से स्पष्ट किया जाता है, उसे व्याख्या कौशल कहते हैं। तो आगे समझो, पाठ में कठिन भावों, कठिन शब्दों, घटनाओं, क्रियाओं, परिणामों आदि को जिस कौशल से स्पष्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, व्याख्या कौशल कहते हैं। तो जो व्याख्या कौशल होता है, इसमें छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान होता है। क्या होता है इसमें, छात्रों की जिज्ञासा का समाधान होता है। तो जो व्याख्यान कौशल होता है तो जिज्ञासा का समाधान होता है, और बालक के अंदर अद्भुत जागृत, यानी उसकी समझ जागृत की जाती है किससे, व्याख्यान कौशल के माध्यम से। जो व्याख्यान कौशल होता है जनरल वे में अपन समझ सकते हैं कि जो व्याख्यान, जैसे कि अपन ने कभी भी अपन की लैंग्वेज से अलग चीज हो, जैसे हिंदी में अपन पढ़ते हैं कि दोहे हैं, दोहे होते कबीर के दोहे, इनके हुए, तो वो सीधी बात एक मतलब घुमा फिरा के एक शब्द में लिख दी जाती है। तो उन शब्दों को समझाने के लिए जो शिक्षक अपनी क्रिया करता है, या छात्र द्वारा जो क्रिया करता है बालक को समझाने के लिए, और जो बालक को जिससे अच्छे से समझ में आ जाए, सरल भाषा में समझ में आ जाए, मतलब एक स्पष्ट शब्द में सरल भाषा में उस चीज को प्रयुक्त करना, उसको
बढ़ा चढ़ाकर बताना जिससे कि बालक को जल्दी से समझ में आता है, तो वो होता है व्याख्यान कौशल। तो इसी प्रकार से इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, कठिन शब्द हो सकते हैं, कोई कथन हो सकता है, या फिर कोई दोहा हो सकता है, या संस्कृत का श्लोक हो सकता है, या साइंस का कोई प्रयोग हो सकता है। जैसे कि एक परख नीली दिखा दी तो बालक को क्या समझे, क्या है, जब शिक्षक बताएगा सारी चीज तो वो उससे समझ जाएगा। तो ये सारी चीज क्या होती है, व्याकरण कौशल में समझाने का तरीका होता है। तो ये कौशल में ये सारी चीज होती है। इसमें ये होता है कि इसमें अपन को समझ जिसके द्वारा किसी शब्द या शब्द समूह या कथन के अर्थ को सारी जटिलताएं दूर की जाती है, तो वो क्या है, व्याख्या कौशल। तो हम इसमें ये चीज समझ सकते हैं कि क्या है, शिक्षक से बच्चे पूछते हैं कलर्स वगैरह, जैसे छोटी क्लास में पूछते हैं कलर्स कौन सा है, तो शिक्षक समझाते हैं। जैसे कि आसमानी कलर समझाना है तो कहेंगे जो आसमान में जो कलर दिख रहा है तुम्हें वो होता है आसमानी कलर। इस प्रकार से कहेंगे आसमानी कलर के भी प्रकार होते हैं, डार्क होता है, लाइट होता है, सब तरह के होते हैं। तो बालक उसे क्या जल्दी समझ जाए। तो क्या होता है, कलर से स्टार्ट किया और उसको खोल के समझाना, तो हो गया व्याख्यान कौशल। तो इसी समझ गए। अब अपन देखते हैं इसमें आगे कि कौशल में क्या है। अब ये एच एच गार्लिक, ए एच गार्लिक में लिखा है, ए एच इन्होंने क्या कहा है व्याख्या कौशल के बारे में। तो इन्होंने लिखा है व्याख्या का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, व्याख्या का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें जिसके द्वारा किसी शब्द शब्द समूह, यानी शब्दों के समूह, शब्द तो एक होता है, शब्द समूह में ढेर सारे शब्द होते हैं, या कथन के अर्थ को सारी के अर्थ को, मतलब जो भी इसमें जटिलताएं आएंगी, मतलब अर्थ की सारी जटिलताओं को, ये की है कि सारी जटिलताओं को दूर किया जाता है। यानी क्या होता है, मतलब यही है कि एच गांधी ने कहा व्याख्या का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी शब्द, शब्द समूह या कथन के अर्थ की सारी जटिलता को दूर किया जाए। मतलब जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्या है जिस कथन में विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है, तो एक शिक्षक के द्वारा उसको खोल के बताना, सारी चीज समझाना, तो वो सारी चीज क्या होती है, व्याख्या कौशल होती है। अब हम इसके देखेंगे घटक या तत्व। आप इसको नोट कर सकते हो, ये समझ सकते हो। मैंने व्याख्या कौशल बताया आपको कि पाठ में आए कठिन भाव, यानी भाव होते हैं, जैसे कई दोहे वगैरह में ऐसे भाव होते हैं बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये दोहा पर वो क्या कहना चाह रहा है। तो इसी प्रकार से कठिन शब्द हो गए, कोई घटना हो गई कि चित्र के माध्यम से घटना समझा दी और फिर चित्र बना दिया, उसको समझाना, उसकी व्याख्या करना हर पॉइंट की। तो इस तरह हो गया। जैसे कि अपन नक्शे वगैरह बना देते हैं, उसके माध्यम से व्याख्या कर सकते हैं कि इस नक्शे में यहाँ पे श्रीनगर है, श्रीनगर की क्या क्या विशेषताएं समझाएंगे। तो श्रीनगर में मतलब जैसे कि ठंडा प्रदेश है, यहाँ पर सेब होते हैं, ये सारी चीज होती है, झीलें बता देंगे, ये सारी चीज व्याख्या करके सारी चीज समझा दे, तो एक पॉइंट में वो सारी चीज समझ जाएगा वाला। तो ये क्या होता है, व्याख्या करना होता है, मतलब बिना उस लिखे हुए, बिना चीजें एक पॉइंट से लेकर उस चीज को डिस्क्राइब करना। जैसे व्याख्या क्वेश्चन हम कर देंगे इसमें क्या क्या चीज होती है, क्या नहीं होती है, मतलब व्याख्या क्वेश्चन समझा कि व्याख्या क्या मतलब बालक की जटिलता को दूर करना, जो भी शब्द है, कथन है, उसको मतलब एक लंबे इस तरह से सरल भाषा में समझाना बालक को, जिससे जल्दी से समझ में आ जाए। तो ये अपना हुआ व्याख्या कौशल। अब हम इसके देखते हैं घटक या तत्व कौन से होते हैं। घटक या इसके अंग, ठीक है, तो ये नोट कर लेना, क्योंकि इससे पहले मैंने श्यामपट्ट क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें मैंने आपको सारी चीज समझाई थी कि श्यामपट्ट का क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, अब घटक कौन से होंगे व्याख्या करने के लिए, कि कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो इसमें काम आते हैं। तो उसमें पहला है प्रारंभिक कथन की व्याख्या।
तो सारे घटक इसलिए जरूरी है, इससे आपके अंदर मैंने पहले भी आपको बताया है कि सारे कौशल निर्माण घटकों के माध्यम से ही होता है, छात्र अध्यापक हो चाहे शिक्षक हो। जो ये होंगे इसी के अनुसार रेटिंग मिलती है, इसी से तुम्हारे जितना तुमने क्रिया करी है वो क्रियाओं का रिजल्ट इसी से मिलता है, और पर्यवेक्षक द्वारा ये सारी चीज देखी जाती है कि आपके अंदर ये चीज है या नहीं है। तो इन कथनों को ध्यान रखना पड़ता है। सारे जितने भी अपने क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें जो घटक थे उनको ध्यान से याद रखना कि कौन कौन सी चीज उनमें चाहिए, जिससे कि उससे क्या होता है अपने अंदर परिवर्तन आता है। पर इनके अनुसार पढ़ाएंगे, इनके अनुसार सीखेंगे तो सारी चीजें अपन अच्छे से सीख जाते हैं। तो इसमें पहला है प्रारंभिक कथन की व्याख्या। तो इसमें क्या है, व्याख्या करने से कुछ छात्रों का ध्यान प्रसंग की ओर आकर्षित करने हेतु प्रसंग से संबंधित कथन प्रस्तुत करना, यानी जो भी कथन है उसको प्रस्तुत करना कि छात्र समझ जाए। जैसे कभी प्रकरण ही है, वरना जैसे प्रकरण है, प्रकरण में व्याख्यान क्वेश्चन है व्याख्या करने का, तो प्रारंभिक कथन क्या है, व्याख्या। तो व्याख्या का मतलब क्या हुआ, तो ये सारी चीज को पहले से इसको परिचय कराना, इसका परिचय कराएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, प्रारंभिक कथन की व्याख्या हो जाएगी, यानी अपन समझ जाएंगे, एक शब्द में सारी चीज समझ में आ जाएगी। अधिकतर आपने देखा भी है कि एक शिक्षक में पढ़ाता है तो पहले जो पॉइंट होता है ना उसको बच्चा पहले समझाता है शिक्षक, तब जाके पाठ को आगे बढ़ाता है। तो इसलिए पहले प्रारंभिक कथन की व्याख्या करनी चाहिए। दूसरा है इसी प्रकार से बनता व्याख्या की क्रमबद्धता। व्याख्या की क्रमबद्धता यानी कथन जो भी है वो क्रम से हो, मतलब ऐसा ना हो कि बीच बीच में से ले लिया, कहीं ऊपर से ले लिया, तो इस तरह नहीं, क्रम होना चाहिए। मतलब जोड़ने वाले शब्द तथा वाक्यांशों का प्रयोग किया जाना चाहिए, मतलब जो भी शब्द उनको जोड़ने वाले शब्द है वाक्यांश का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार शब्दों और वाक्यांशों के प्रयोग से व्याख्या स्पष्ट होती है और इसमें क्या होता है, क्रमबद्धता बनी रहती है। इसलिए क्योंकि परिणाम आदि का प्रयोग, जैसे कि हम कोई भी शब्द करते हैं तो उसमें क्या क्योंकि जोड़ लेते हैं, इसलिए जोड़ लेते हैं, परंतु जैसे एक छोटा सा व्याख्या करने की क्रमबद्धता, फिर इसमें अपना कर लिख देते हैं परंतु, आगे जो भी लिख देंगे कि मतलब प्रारंभिक कथन की व्याख्या करना क्या करना, मतलब दो शब्दों को जोड़ना, योजक चिन्ह और ये पढ़े ना मैंने कैसे जोड़ा जाता है कि चिन्ह लगाते हैं, किंतु और से जोड़ना है। क्रमबद्धता कैसे बनानी, कैसे बनानी, वाक्यांशों शब्दों को वाक्यांशों से कैसे जोड़ना है, कैसे नहीं जोड़ना है, ये सारी चीजें से और का प्रयोग भी करते हैं अपन इस प्रकार से। तो इसमें हो गया व्याख्या करने की क्रमबद्धता। तो इसमें यही है कि व्याख्या की क्रमबद्धता को बनाए रखने के लिए कुछ जोड़ने वाले शब्द तथा वाक्यांशों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि ये सारे शब्द जोड़ने वाले जो शब्द वाक्यांश से ये जुड़ जाए और जिससे क्रमबद्धता बनी रहे, यानी व्याख्या कौशल में। यानी अपन जैसे करीब अपन पहले कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ होता तो बहुत ऊंचा है, लेकिन उन्होंने बताया है कि उसमें फल बहुत दूर लगते हैं, जिससे कि इंसान नहीं तोड़ पाता। तो चीज का कोई फर्क नहीं है, मतलब प्रभाव नहीं पड़ता। एक छायादार वृक्ष होता है, वो छाया सबको देता है, वो खुद कुछ नहीं लेता है। तो इस प्रकार से मतलब कई धुएं के माध्यम से समझाया गया है, लेकिन फिर भी वो उससे जुड़े होते हैं मतलब उन्हें प्रवृत्ति को, मतलब इंसान की प्रवृत्ति को कैसे जोड़ा है कि अगर इंसान अपने जीवन में परोपकार नहीं करता, अच्छे कार्य नहीं करता, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने उसको वृक्ष से भी जोड़ दिया कि वृक्ष देखो फल देता है, फूल देता है, सारी चीज देता है, छाया देता है, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं रखता। तो इस प्रकार से जोड़ना, तो मतलब चीज को कहाँ से कहाँ जोड़ा, तो वो सब चीज होती है व्याख्या। व्याख्या में किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग होता है और शब्दों से कहाँ अर्थ निकल रहा है, कैसा अर्थ निकल रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सारी चीज होती है व्याख्या कौशल में ही वो चीजें आती है। इसी प्रकार से है छात्रों में तदाद में, मतलब छात्रों में की तदाद में कैसे वो हो, कैसे आए, मतलब इसका ये है व्याख्या करने से पूर्व छात्रों को ध्यान आकर्षित कर उनके साथ संबंध स्थापित करना है। प्रश्न पूछकर या प्रदर्शन द्वारा किया जा सकता है, मतलब उन्हें जोड़ना, संबंध कैसे जोड़ेंगे, चित्र का बालकों से जोड़ना, इनके मतलब उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना कि उदाहरण के माध्यम से समझाना कोई भी चीज को, जैसे कि क्लास में भी आपने देखा है कई बार हम समझाते हैं कि नहीं, जैसे उदाहरण ले लो किसी का, जैसे कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, क्यों इंटेलिजेंट है, क्या कारण क्या है कि ये 12 घंटे पढ़ता है, ये 8 घंटे पढ़ता है, शिक्षकों की बात मानता है, उनके अकॉर्डिंग चलता है, सिलेबस अकॉर्डिंग चलता है, ये सारी चीज समझाते हैं। तो वो क्या होता है, सब उदाहरण का माध्यम होता है, तो उसके माध्यम से सिखाना। अगला है अपना छात्र बोध जांच प्रश्न। छात्र बोध जांच प्रश्न, ये इसमें मोस्ट है कि अपन व्याख्या करने लगी कोई चीज लिख दी, उसके अंदर से छात्रों के बोध की जांच करनी है, छात्रों को कितना समझ में आया उसकी जांच करनी है। तो उसमें से जो व्याख्या का पॉइंट है उसमें से प्रश्न बनाना, उसी के अंदर से जो भी आपने सार पढ़ाया है, जो भी चीज थी उसके अंदर, तो उसमें से प्रश्न कैसे निकालोगे। जैसे कि अपन ने पढ़ा दिया कि
ऋतुएं कितने प्रकार की होती है, प्रकार की, वर्षा ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। तो इनमें से बनाना कि ऋतु कितने प्रकार की है, तो बच्चा बता देगा। उसी में से उठाना कि मौसम भारत में कितने प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, इस प्रकार से समझाना, मतलब उसमें से प्रश्न लाना, जो भी हमने व्याख्या पढ़ाई उसमें से प्रश्न लाएंगे। तो ये हो गया छात्र बोध जांच प्रश्न। इसी के साथ छात्रों के उत्तर का सही होना, यानी छात्रों के उत्तर का सही होना। अब छात्रों के उत्तर का सही होना कैसे होगा, जब जांच हम कर रहे हैं बोध की, तो उसमें से सही उत्तर है नहीं, इसका पता लगाना कि बालक ने, अगर उसके समझ में आया तो उत्तर वो सही देगा। तो व्याख्या से संबंधित छात्रों से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सही है तो सिद्ध होता है कि छात्रों ने व्याख्या को अच्छी तरह से समझ लिया है। और अगर उत्तर गलत है तो सोच लो कि बालक ने उस चीज को नहीं समझा और बालक की वो चीज समझ में नहीं आई है। तो इस प्रकार से छात्रों से प्रश्न पूछ के उसका अध्ययन किया जा सकता है कि छात्रों ने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, उसके समझ में कितना आया नहीं आया। यानी व्याख्या शिक्षक द्वारा की गई तो छात्रों कितना समझ में, अगर उत्तर सही है तो ये है कि बालक को अच्छे से समझ में आया, उसने शिक्षक की जो व्याख्या थी उसको अच्छे से समझ लिया है। तो यह छात्रों के उत्तर का सही होना आवश्यक होता है। इसी के साथ है उदाहरण की सरलता। अब उदाहरण की सरलता कैसे, मतलब ऐसे जो कठिन शब्द है, कठिन वाक्य है, उसमें ये देखना कि उदाहरण ऐसे हो, सरल हो, जो बालक जल्दी से समझ जाए, उस चीज को कैच कर ले कि उसको कहाँ जाना है, कैसे पहुंचना है, किस पॉइंट पे पहुंचना है, तो बालक जल्दी से समझ जाए। तो इसलिए जो भी उदाहरण लिए जाए व्याख्या में वो सरल हो, रुचिकर हो और प्रसंग ऐसे संबंधित हो कि मतलब उससे जुड़ते हो, ये सारी चीज। सातवां है उनका श्रव्य दृश्य उपकरण का, मतलब व्याख्या में श्रव्य दृश्य उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, और करना भी चाहिए जिससे कि बालकों को जल्दी समझ में आता है। यानी स्पष्ट, अगर उनको सरल और स्पष्ट बनाने के लिए दृश्य श्रव्य उपकरण प्रयोग किए जाएं, जिससे कि जो भी पढ़ाई का वो व्याख्या का मैटर है वो और ज्यादा प्रभावशाली हो जाए, शिक्षा और प्रभावशाली हो जाए, जो व्याख्या है बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाए। तो इसलिए दृश्य श्रव्य उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार अपना आठवां है सार संचयनात्मक कथन की उपयोगिता। सार संक्षेप कथन की उपयोगिता, मतलब जो भी कथन है अपने व्याख्या की तो उसका सार समझ में आना चाहिए बालक को, कि विद्यार्थी ने इसके सार को कितना समझा, कितना नहीं समझा, तो इसकी कितनी उपयोगिता है। व्याख्या के अंत में व्याख्या का सार प्रस्तुत करने से जो कुछ समझा या गया है उसमें स्थायित्व आ जाएगा, इसलिए व्याख्या के अंत में सार संक्षेप में अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये सारी चीज अपन की हो गई, पॉइंट पर कौन से घटक है, कौन से तत्व है, तो कौन से हो गए, ये अपन के कौन से कथन हो गए, ये अपन के होंगे वांछित व्यवहार वाले, जो वांछित व्यवहार, इसमें अपन लिख सकते हैं वांछित व्यवहार वाले घटक में वांछित व्यवहार, यानी एक तो हो गए वांछित व्यवहार के सारे हो गए कि वांछित व्यवहार में कौन कौन से होने चाहिए। अब इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे अवांछित व्यवहार, कौन कौन से अवांछित व्यवहार होते हैं इनको हम समझते हैं। तो अवांछित व्यवहार में क्या आएगा अपन का अप्रासंगिक कथन, तो अपन इसमें दूसरा टॉपिक डालेंगे, इधर डालेंगे तो हो गए वांछित व्यवहार के, ठीक है। अब हम इधर डालेंगे अवांछित, इसको मैं इधर लिख देती हूँ जरा आपको समझने में दिक्कत होगी इससे। तो इसका ए डाल के इधर डाल देते हैं, यानी वांछित व्यवहार, मतलब जो व्याख्या कौशल में जो वांछित व्यवहार होता है उसमें ये सारे पॉइंट आते हैं। यानी प्रारंभिक कथन, व्याख्या क्रमबद्धता, छात्रों में तदार्थ में, छात्र बोध जागरूक प्रश्न, छात्रों के उत्तर का सही होना, उदाहरण की सरलता, दृश्य श्रव्य उपकरण का प्रयोग, सार संचयनात्मक कथन की उपयोगिता या उपयुक्तता, कुछ भी उपयोगिता कर सकते हैं, उपयुक्तता भी लिख सकते हैं, उपयोगिता कितनी है, दोनों का एक ही होता है। अब दूसरा है अपन का अवांछित, एक ही में लिख देते हो जिससे आपको समस्या ना हो, यानी ये हो गया वो एक हो गए। अब इसमें अपन पढ़ेंगे अवांछित व्यवहार में अप्रासंगिक कथन।
वांछित जो जरूरी होते हैं और जो क्लियर दिखते हैं, वांछित विभाग में होता है जो सामने से होता है, और अवांछित ही होता है कि जिसको अपन स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते और जिनको मतलब सहायता व्याख्या करते समय इस कथन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे व्याख्या को स्पष्ट करने में सहायता नहीं मिलती या प्रसंग से संबंध नहीं हो। यानी अप्रसंगिक कथन मतलब ऐसे कथनों का प्रयोग ना करें जो कि उस टॉपिक से क्लियर ना हो, उस टॉपिक में ना आ रहे हो, तो इसलिए उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अवांछित का प्रयोग ना करें, यही है कि प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि अप्रसंगिक कथन जो उस व्याख्या से संबंध नहीं रखते, जो उसमें सहायक नहीं है, तो वो कथनों का प्रयोग ना करें जिसमें व्याख्या कौशल नहीं है अपन के अवांछित विभाग में। और दूसरा है तार्किक मेहता का अहंभाव। तो तार्किक मेहता का अहंभाव का मतलब क्या है? जिसमें जुड़ाव ना हो, जो उदाहरण जुड़े ना हो, जो कथन से ना जुड़े हो, तो मतलब तार्किक मेहता नहीं है तो इसका अभाव नहीं है तो वो चीज व्याख्या बेकार है। मतलब एक का दूसरे से जुड़ा होना जरूरी होता है। जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं मतलब व्याख्या करते समय विचारों और जानकारी में सातत्य तब टूटता है तब प्रस्तुत कथन पूर्व कथन से तार्किक दृष्टि से संबंधित नहीं हो, यानी बात से उस स्थान पर उतने समय पर नहीं प्रस्तुत किया हो या कथन अनुपयुक्त हो और उसमें तार्किकता ना हो, जुड़ाव ना हो, तो उस चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें व्याख्या कौशल है। अब है अनुचित शब्दावली। अनुचित शब्दावली यानी अनुचित, जो उचित ना हो, जो व्याख्या कौशल प्रयोग नहीं हो, तो इस प्रकार के अनुचित शब्दों का प्रयोग भी ना करें जो व्याख्या कौशल में अपन के उपयोगी ना हो और छात्र उन शब्दों को समझते ना हो, उनके अर्थ समझ में ना आते हो और उनके स्तर के अनुसार ना हो, व्याख्या में बाधक हो, प्रयोग में बाधक हो, जो ऐसे शब्द जो छात्र ने कभी सुने ना हो, छात्र के मतलब ना हो, तो ऐसे शब्दों का भी प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसमें व्याख्या कौशल में। अब अगला है हमारा सहजता का अभाव। जैसे कि अपने समझा व्याख्या कौशल अनुचित शब्दावली में बालक के उपयोगी ना हो, बालक के स्तर का ना हो, तो इसका प्रयोग ना करें। इसी प्रकार से सहजता का अभाव का मतलब ये है जब अध्यापक व्याख्या के बीच में अधूरे वाक्यों का प्रयोग करता है या अस्वाभाविक ढंग से पूर्वक कुछ शब्द चबा जाता है। चबा जाता मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं शिक्षक को समझ में नहीं आते हैं, तो व्याख्या करते करते क्या करते हैं, वो आधे को छोड़ देते हैं कि कहाँ गया पता ही नहीं चला। तो इस प्रकार से जो शब्द में आपको समस्या हो, विद्यार्थी को समस्या हो, तो ऐसे शब्दों को भी प्रयोग ना करें, ऐसे कथनों का प्रयोग ना करें जिसमें खुद आप कंफर्टेबल ना हो, जिन शब्दों में आपको परेशानी हो। तो व्याख्या कौशल में ऐसा ही होता है क्योंकि पहले ही व्याख्या कर रहे हैं अपन, ऐसे कथन ऐसे शब्द ले रहे हैं जो विद्यार्थी तो पहले से उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे बालक को अच्छे समझ में आए और ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें जो बालकों के स्तर के अनुसार ना हो, बालक उनको समझते ना हो। तो ये सारी चीज अपन को इसमें व्याख्या कौशल में ध्यान रखनी चाहिए। और अपना है पांचवा है अस्पष्ट वाक्यांशों का प्रयोग, यानी ऐसे वाक्यों का प्रयोग ना हो जो अस्पष्ट हो, जो समझ में ना आए। तो अस्पष्ट वाक्यांशों का प्रयोग यही है कि व्याख्यान करते समय अध्यापक कभी कभी ऐसे शब्दों का जो वाक्यांशों का प्रयोग करता है जिससे प्रतीत होता है कि वे जो कुछ करना चाहता है उसको कहने में असमर्थ रहता है, जैसे कि शायद, संभवतः, है ना। तो आधे शब्द जैसे समझ लिया, ठीक है, आपने देखा, तो इस प्रकार से ऐसे शब्दों का मतलब जैसे कि आपने कहा, आपने देखा, अब टॉपिक पता नहीं है, बच्चों ने देखा नहीं है, तो अपन कैसे कह सकते हैं आपने देखा। तो अपन जब कोई चीज दिखाएंगे, बताएंगे, जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि ये ऐसा वाक्यांशों का प्रयोग, तो ये आप देख रहे हो और ये शब्द मैंने लिखा ही ना हो और मैं आपसे कहूँ आपने देखा, आपने समझा, तो कैसे समझा? जब मैंने समझाया ही नहीं, मैंने बताया ही नहीं, तो नहीं आएगा ना। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग ना करें जिससे कि विद्यार्थी असमंजस में पहुंच जाए, उसको समझ में ना आए कि शिक्षक मुझे क्या समझाना चाह रहा है। जैसे कि पहाड़ दिखा रहे हैं, पहाड़ों के बीच में सूरज दिखा रहे हैं, तो अपन ने पहाड़ जैसे बना दिया, अपन ने पहाड़ बना दिया, बन गए पहाड़। अब इसमें बच्चे कहेंगे इसमें सूरज दिख रहा है, अब इसमें अपन ने है ही नहीं इसमें सूरज, जब अपन बनाएंगे लाइन की सूरज ही दिख रहा है, सूरज है, तो बालक समझेगा सूरज है। जब अपन इस चीज को बनाए ही नहीं है, बच्चों से कहेंगे आपने देखा, तो बच्चे कहाँ से बताएंगे, कहेंगे टीचर इसमें तो है ही नहीं है ना। बात बच्चे ये तो कहेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं है, मैडम आपने बनाया नहीं है, ये नहीं करा। तो इस प्रकार से ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो आपने उनको बताया ना हो, दिखाया ना हो, समझाया ना हो और उन चीज को आप कहो
के मैंने आपको समझा दिया, तो ये चीज अलग होती है, ये वाक्य प्रयोग नहीं करना चाहिए इसमें व्याख्यान कौशल में। तो अपन ने वांछित विभाग, अवांछित विभाग, यानी ये विभाग जो है जो करने लायक नहीं होते, जो करने नहीं चाहिए, वो विभाग होते हैं अवांछित। वांछित होते हैं ये विभाग जो जिनका ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं के अनुसार व्याख्या कौशल चलना चाहिए। यानी प्रारंभिक कथन की व्याख्या, जो अपन का टॉपिक है प्रकरण है, पहले उसकी व्याख्या की जाए, जिससे कि बालक को जल्दी समझ में आ जाए और जिससे कि आगे पाठ का विकास हो जाए। हम लोग सब जानते हैं प्रकरण अपन जो लिखते हैं, प्रकरण लिखते हैं तो उसमें मालूम है कि हमको ये पढ़ना है, तो इसके बारे में समझना है। तो व्याख्या क्या है? व्याख्या यही है किसी भी टॉपिक्स को लंबा बड़ा चढ़ाकर बताना, उसको सरल ढंग से समझाना, उसकी कठिनाइयाँ दूर करना, जिससे कि जिस कथन है, जो शब्द है, जो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, तो उनका प्रयोग होता है व्याख्या। किसी भी चीज को उसके एक एक धागों को खोलना, मतलब ये होता है। इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि व्याख्या होता क्या है। तो व्याख्या की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए, छात्रों में तदावे छात्रों से संबंधित होनी चाहिए, छात्रों की उपयुक्ता होनी चाहिए सचिव, और फिर इसके बाद होने के बाद जो भी व्याख्या है उसमें छात्रों की बोध जांच करनी चाहिए, बालक को ये व्याख्या समझ में आई नहीं आई, जो कथन हमने समझाया व्याख्या की, तो बालक को कितना समझ में आया। तो अपन जब बोध प्रश्न करते हैं, जो व्याख्या में से बोध प्रश्न निकाले जाते हैं, अपन जब व्याख्या कौशल का निर्माण करते हैं, तो जैसे कि 5 लाइन लिख ली अपन ने, वो समझा दी, तो उसमें से अपन क्वेश्चन बनाएंगे। क्यों बनाते हैं? जिससे ये समझ में आता है कि बालक को कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। तो इसके आधार और फिर वो उत्तर देते हैं, तो उत्तर से पता लग जाएगा कि हाँ बालक ने सही उत्तर दिया, तो अपना जो व्याख्या कौशल प्रयोग कर रहे थे वो अपन का बिल्कुल सही था। और इसी प्रकार से अगर बालक गलत उत्तर देता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी व्याख्या का बच्चों पे बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा, जो हमारा तरीका था वो गलत था और हम उस समझाने में उसको सफल नहीं हुए। तो ये सारी चीजों को बहुत ध्यान देना होता है। अब अगला है उदाहरण की सरलता। अब उदाहरण की सरलता कैसे, मतलब बालकों को इस प्रकार के उदाहरण से अवगत किया जाए, इस प्रकार के उदाहरण दिए जाए और सरल हो, उनके स्तर के हो, वो समझ सके, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए, इसमें व्याख्या कौशल है। और श्रव्य दृश्य उपकरण का प्रयोग। अब श्रव्य दृश्य मतलब ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इनके माध्यम से समझाया जाए। अगर सुविधा हो तो आप उसको चीज़ को समझा सकते हो, स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से समझा सकते हो, कि सर्च किया उस पर और चित्र के माध्यम से समझा दिया, या फिर अपनी पीपीटी यानी अपन ने बना के उसको पेन ड्राइव वगैरह में डाल के उसको कर देते हैं, बच्चों को समझा दिया जाए, वो भी चीज़ हो सकती है। अगर ये सारी सुविधा नहीं है तो दृश्य श्रव्य उपकरण का प्रयोग कैसे करेंगे? अगर ये सारी चीज़ उपयुक्त नहीं है, कई जगह ऐसे हैं गवर्नमेंट स्कूल, कई गाँव ग्रामीण क्षेत्र में चलते हैं लाइट की सुविधा नहीं होती है, कहीं किसी चीज़ की सुविधा नहीं होती है। खैर अब तो सब जगह सुविधा है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि मौसम के अकॉर्डिंग सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है, कभी कभी नहीं होती है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड कल मैंने पढ़ाया था श्यामवर कौशल, तो उसमें बताया था कि जो श्यामवर होता है एक शिक्षक का सच्चा मित्र होता है, इससे अच्छा मित्र कुछ नहीं हो सकता, और एक कक्षा का आत्मा होता है। तो इसी प्रकार से उस श्यामवर में बनाकर और शिक्षक खुद बोल कर दृश्य श्रव्य दोनों चीज हो जाएगी, और वो बालकों को अच्छे से समझा सके, जो चीज समझाना चाहते हैं उसके माध्यम से समझा सकते हैं। 8वां है सार संचयनात्मक कथन की उपयोगिता। जो भी अपने व्याख्या है उसका सार स्पष्ट होना चाहिए, उसकी उपयोगिता हमको बतानी चाहिए कि अपने जीवन में क्यों उपयोगी है, अपन इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसका कैसे उपयोग है, सारी चीज़ों को जो भी कथन है सार है उसको बालकों को समझाना चाहिए और बालकों को समझ में आना चाहिए। तो ये सारे अपन क्या हो गए, वांछित व्यवहार के हो गए, और ये अपन के अवांछित हो गए, यानी ऐसे कथनों का प्रयोग ना करें प्रसंगी जो बालकों की समझ से बाहर हो, इस करके ना हो। तार्किकता का अभाव हो, यानी जो जुड़ाव ना हो, क्रमबद्धता ना हो, तो उनका प्रयोग ना करें। अनुचित शब्दावली का प्रयोग ना करें। सहजता का अभाव, ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग, यानी ऐसे वाक्यों का प्रयोग ना करें जिससे कि बालकों को समस्या। और इसी कौशल के हिसाब से मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये सारे जो वांछित अवांछित प्रयोग है, तो इसमें जब एक छात्र अध्यापक अपना कौशल निर्माण कर रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, तो उसमें जो व्याख्या कौशल का प्रयोग करता बनाता है, वो कथन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग किस प्रकार से बनाए जाते हैं, सारी चीज मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले। तो इसी के अनुरूप एक छात्र अध्यापक सारी चीज चेक की जाती है कि कथन का प्रयोग किया नहीं किया, ये सारे पॉइंट का प्रयोग उसमें देखा जाता है किया नहीं किया, और वांछित व्यवहार में उसका देखा जाता है, दोनों पे टेली मार्क की जाती है पर्यवेक्षक द्वारा कि उन्होंने कितना सही किया कितना गलत किया। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है इसमें। तो ये सारे जो विभाग दोनों पन्ने पड़े हैं, इसके माध्यम से सारी चीज का टेली मार्क से बच्चों में रैटिंग की जाती है, पर्यवेक्षण, ये दोनों चीजें चेक की जाती है कि ये कथन तो नहीं थे, अगर ये सारे थे तो उसका जो भी व्याकरण कौशल था वो अच्छा नहीं था, और ये सारे अगर उसमें थे तो बालक में बहुत अच्छा रहा, और एक शिक्षक निर्माण में सारी चीजें, मैंने व्याकरण कौशल अगर करना है तो सबको ध्यान रखना है, इनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है और इन सबको करना है। तो इसी के साथ में आज अपन का ये कौशल यानी अपने 5 कौशल अपन अध्ययन कर चुके हैं। 500 कौशल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं हर बार आपसे कहती हूँ
तो इसी के साथ में आज हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।